नमस्ते साथियों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस क्लास में संस्कृत जो कि 24 सितंबर को बिहार बोर्ड ने अर्धवार्षिक परीक्षा लिया है 12th क्लास का, उसके एक विषय जिसका नाम संस्कृत है सब्जेक्ट, उसके आंसर की को देखने वाले हैं। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के प्रश्नों को अच्छी तरह से देखा जाएगा, उसके उत्तर पर विचार किया जाएगा तथा सही उत्तर दिया जाएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति अभी क्या है, बोर्ड आपको कैसे परख रहा है, ये भी इस वीडियो में हम समझेंगे। यानी कि ये जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत का, इस पेपर के माध्यम से हम या कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट यह समझता है कि बोर्ड हमसे किस तरह का उत्तर चाहता है, और बच्चे समझते हैं कि बोर्ड हमसे किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। तो ये सब क्लियर होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। वीडियो को अच्छी तरह से इत्मीनान से देखिएगा, उत्सुकता के साथ, ताकि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए, यानी संस्कृत साथी से जुड़े रहने के लिए संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर बिहार बोर्ड से जुड़े संस्कृत के टॉपिक्स, उसके चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से कराया जाता है। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में मेन टॉपिक पर आने से पहले कुछ अलग टॉपिक पर विचार करना चाहते हैं, लेकिन वह भी इससे रिलेटेड है। वह टॉपिक है कि बहुत से बच्चों ने कहा कि सर हमारे विद्यालय में पेपर ही नहीं पहुंचा। क्या है कि स्कूल में पेपर ही नहीं पहुंचा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों नहीं पहुंचा? आइए इसी पर विचार करते हैं। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक यानी कि आंसर की तरफ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के उत्तरों की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, इसका 2-3 संभावित कारण हैं जिसके कारण आपके विद्यालय में पेपर नहीं पहुंचा है। किसी किसी विद्यालय में पहुंचा है, जैसे कि मुझे भी किसी छात्र ने भेजा है। मैंने 2-3 छात्र को मैसेज किया कि अपना क्वेश्चन भेजो, और एक छात्र तो खुद ही भेज दिए थे, तो बहुत उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भेजे हैं कहने पर भी उनका भी धन्यवाद। तो मुझे भी एक छात्र नहीं भेजा है, यानी कि उनके स्कूल में पेपर पहुंचा था। लेकिन बहुत से भी छात्र मिले हैं, जैसे जमुई के कुछ छात्र थे और चंपारण टाइप के कुछ छात्र थे। लेकिन तो उन्होंने बोला कि मेरे विद्यालय में पेपर नहीं पहुंचा सर, हम क्या करें? तो देखिए, संभावित जो कारण है वह कारण यह है कि सबसे पहले तो बोर्ड जो हमारा BSEB बिहार बोर्ड है, हो सकता है कि वही आपके ज़िले में पेपर ना भेजा हो। पहला कारण है, ठीक। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आपके स्कूल के जो भी लोग हैं जो पेपर लाते हैं, हो सकता है कि वो ही नहीं लाए होंगे। क्यों नहीं लाए? तो इसका कारण यह है कि हो सकता है कि उनको मालूम नहीं होगा कि हमारे विद्यालय में भी कोई बच्चा संस्कृत लिया है 12th में, क्योंकि संस्कृत 12th में बहुत कम लोग लेते हैं, बिल्कुल 9 के बराबर। अगर पर स्कूल का बात करें तो 2 से 5 बच्चा, ठीक है, इसी के आसपास में रहता है। तो इस कारण से भी हो सकता है कि वो नहीं लाए होंगे, या भूल गए होंगे, या जानबूझकर ही नहीं लाए होंगे। तरह तरह के संभावना है। और तीसरा संभावना यह है कि अगर आपने शुरू से ही संस्कृत नहीं लिया है 12th क्लास में, और जब क्या कहते हैं उसको कि रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तब आपने इंग्लिश के जगह संस्कृत करवाया होगा, तो वह अभी पोर्टल पर नहीं चढ़ा होगा, जिसके कारण आपके विद्यालय में वो पेपर नहीं पहुंचा है। ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो कारण कई तरह के हैं। तो ये तो हुआ कि प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम मैंने बताया।
कि इस तरह का प्रॉब्लम बच्चों ने फेस किया है। अब आइए इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं कि क्या हमें चिंतित होना चाहिए या हम धैर्य रखें, क्या हमारे साथ कुछ सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आइए इस पर विचार करते हैं। सबसे पहला बात कि हमें धैर्य बनाए रखना है, चिंतित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया था। जब मैं 12th क्लास में था, मैंने भी संस्कृत लिया था, तो उस समय मैंने भी यह प्रॉब्लम फेस किया था। कभी क्वेश्चन ही नहीं आता था, पेपर मतलब कि सर बोलते थे कि आया ही नहीं है तो हम कहाँ से लाएं, तरह तरह का बात। तो आप भी अपने प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं कि सर 12th में हम लोगों ने संस्कृत लिया लेकिन संस्कृत का पेपर क्यों नहीं पहुंचा। तो इस टाइप का आप पूछ सकते हैं, उनसे जवाब ले सकते हैं। ठीक है। इसका सॉल्यूशन के रूप में हम यह कहेंगे कि जिनके भी विद्यालय में गया है, ठीक है, जिनके विद्यालय में नहीं गया है वो यहाँ से देख लीजिए इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से बिहार बोर्ड प्रश्न पूछा है। और दूसरा बात कि तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा या जो भी परीक्षा हो रहा है उसमें आए या न आए ये अलग बात है, लेकिन अगर आपने 12th क्लास में संस्कृत को एज अ विषय लिया है तो वार्षिक परीक्षा यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम होता है फरवरी में, 1 फरवरी से, उसमें निश्चिंत मानिए 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कि सर अभी नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि हमारा फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें भी नहीं आएगा। तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना होगा, क्योंकि हमने भी देखा था, हमारे भी स्कूल में कभी आता था, कभी किसी किसी महीने में नहीं आता था। 6माही एग्ज़ाम में नहीं आता था, हो सकता था कभी कभी 9माही में नहीं आता था, त्रिमाही एग्ज़ाम में आता था। तो इस टाइप का होगा। लेकिन बरमाही हमने भी दिया, यानी कि जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम था वो हमने भी दिया, उसमें बहुत अच्छे से पेपर आया था। तो इस तरह का सीन रहने वाला है कि अभी आए या ना आए लेकिन फाइनल में आएगा, तो हमें चिंतित नहीं होना है। ठीक है। लेकिन यह चिंता की बात है, लेकिन उतना ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। ठीक है। और दूसरा बात कि हम बिहार बोर्ड से ट्विटर पर यानी एक्स पर, इंस्टाग्राम पर उनसे हम यह शिकायत करेंगे कि हम बच्चों के विद्यालय में यह पेपर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, तो शायद वहां से कुछ सॉल्यूशन मिले। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चों ने जो भी प्रॉब्लम फेस किया है उसका उत्तर इस वीडियो में है। आपके विद्यालय में नहीं पहुंचा है, फिर भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि बिहार बोर्ड ने किस तरह का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, एक अच्छी बात और भी है कि मैंने इस वीडियो से पहले जो भी 2 क्लास कराया था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, जो कि मेरे द्वारा चूज किया हुआ प्रश्न था, तो उस वीडियो से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन A to Z टकराया है। और यह मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने वह वीडियो देखा होगा या नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा, देख लीजिएगा और यहाँ पर आकर के मिला लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछा है या नहीं। ऐसे ही मैं हवा में बोल रहा हूँ। और यदि आपने उस क्लास को देखा था, उस वीडियो को देखा था, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उस वीडियो से क्वेश्चन आया था कि नहीं, या सर ऐसे ही हवा में बोल रहे थे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हाँ, एक बार और, साइंस वाले के लिए संस्कृत का विषय कोड 109 रहने वाला है, और जो कॉमर्स लिए हैं उनके लिए 209, और जो आर्ट्स लिए हैं और संस्कृत लिए हैं उसके लिए 309 रहने वाला है विषय कोड। ठीक है। करा कि क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025, संस्कृत कंपलसरी यानी कि अनिवार्य। ठीक है, इस तरह का है। कुल प्रश्नों की संख्या 80, 5, 85 है। कुल मुद्रित पृष्ठ यानी कि जो पूरा पेज है 24 है। इस टाइप से है। ठीक है। आपको जो टाइम दिया गया था 3 घंटा दिया गया था, अब हो सकता है कि आपसे 1 घंटा या 1.5 घंटे के अंदर में ही ले लिया गया होगा, ऐसा होता है। और बच्चे भी उगता करके दे ही देते हैं बहुत जल्दी, कि ऑब्जेक्टिव बनाएं और दे देते हैं कि कौन चेकने जाता है, इसलिए बच्चा भी उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन आप स्कूल में बनाइए, आपको टाइम दिया जाता है, पेपर दिया जाता है, आपको
आंसर पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आपके लिए इतना खर्च हो रहा है तो आप बनाइए और अपने आप को परखिए कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, हाँ, पूरा पूर्णांक जो है 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का है। तो आइए इस और आगे देखते हैं। इस प्रकार से कुछ सूचना दिया हुआ है जो विद्यार्थी पढ़ सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप, 4 ऑप्शन और उसमें से कोई एक आंसर होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। कह रहा कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक प्रत्येक विषयनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। यानी कि इस टाइप से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। इन 80 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों के साथ ओ मार्कशीट यानी कि ओ मार्क उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें, यानी कि उसको रंगना है, पेंट करना है। ध्यान दीजिए, बोर्ड आपसे पूछेगा 100 में से कोई भी 50, लेकिन यहाँ पर आपका जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ है वहाँ पर 80 में से 50 पूछ रहा है, तो इस टाइप का होते रहता है। ठीक है, तो आप ये नहीं समझिए कि बोर्ड में भी सर 80 नंबर ही आएगा, सॉरी 80 ऑब्जेक्टिव ही आएगा, उसमें से 50 चुनना होगा, तो नहीं। हम आपको अभी कह दे रहे हैं कि आपके जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें से 50 का उत्तर देना है। यहाँ पर 80 पूछा है जिसमें से 50 का उत्तर देना था। तो आइए एक एक करके हम 80 भी यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देने वाले हैं, ताकि आप जो भी क्वेश्चन बनाए होंगे, जो भी आपको आसान लगा होगा, भारी लगा होगा, कॉम्प्लिकेटेड, उन सभी का आंसर हम देंगे ताकि आप उसको समझिए कि किस तरह से उसका उत्तर बनेगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, 80 में से 40 क्वेश्चन व्याकरण से है और 40 क्वेश्चन बुक से है। तो सबसे पहले व्याकरण से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि धावकः में कौन सी संधि है। संधि तो हमने अच्छा से कराया था, तो आशा है कि आप लोगों ने मारा होगा सही आंसर। तो धावकः, धावकः को अगर हम तोड़े तो बनता है धौ प्लस अकः। तो यहाँ से औ आएगा और यहाँ से अ आएगा। औ तीसरे ग्रुप का होता है, अ पहले ग्रुप का होता है। और 3+1 कौन संधि होता है, तो 3 यानी कि तीसरा उसके बाद पहला, तो यह हो जाता है अयादि संधि में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अयादि संधि। यानी कि पहले नंबर क्वेश्चन धावकः में कौन सी संधि हुई है, यन, गुण, वृद्धि, दीर्घ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अयादि संधि। यानी कि धावकः जो शब्द है इसमें अयादि संधि हुआ है, धौ प्लस अकः के मेल से धावकः बना है। अगर संधि आप नहीं पढ़े हैं तो जा करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैंने 2-4 टॉपिक ही पढ़ाया था व्याकरण में, उससे आगे नहीं पढ़ाया था, क्योंकि उसके लिए व्याकरण मुझे नहीं लग रहा था कि स्क्रीन पर हो पाएगा, उसके लिए सेटअप चाहिए और मेरे पास अभी सेटअप नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ बुक ही कराया था। जो भी आधा जो सिलेबस है वो कराया था। ठीक है, मैंने व्याकरण नहीं कराया था, लेकिन कुछ टॉपिक कराया है व्याकरण का, जैसे संधि, वर्ण, समास, ये सब कराया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, धावकः में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि। आगे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है यन संधि का उदाहरण है। यानी यन संधि का उदाहरण कौन है इसमें से, गायिका है, इत्यादि है, परोपकारः है, हिमालयः है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी इत्यादि। इत्यादि को अगर हम तोड़े तो बनता है इति प्लस आदि। तो इति में से ई आएगा, यहाँ से आ आएगा, ई दूसरे ग्रुप का होता है, आ पहले ग्रुप का होता है, तो 2+1 कौन संधि होता है, यन संधि। तो इत्यादि है यन संधि का उदाहरण, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखें, कह रहा है कि कश्चित किस संधि का उदाहरण है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अयादि संधि। आप अपने मन में आंसर दीजिए और मिलाइए भी कि आप कितना सही किए हैं। ठीक है, और अंत में यानी वीडियो जब समाप्त हो जाएगा तब आप कमेंट में बताइएगा हमको कि आप कितना सही करके आए हैं, कैसा लगा है एग्ज़ाम, इस टाइप का अपना फीलिंग बताइएगा, अपना प्रॉब्लम बताइएगा। मैं उसका आंसर देने का यानी कि सॉल्यूशन देने का पूरा कोशिश करूँगा। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि कश्चित किस संधि का उदाहरण है, तो कश्चित तो बनेगा कह प्लस चित, इसके मेल से बनेगा कश्चित। तो देखिए यहाँ विसर्ग लग गया, यानी कि कौन संधि, तो आंख मूंद करके जहाँ भी विसर्ग लगेगा यानी तोड़ने पर, तो आंख मूंद करके मारना है विसर्ग संधि। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है समास। ऑप्शन नंबर ए है विग्रह, ऑप्शन नंबर बी विस्तार, ऑप्शन नंबर सी विच्छेद, ऑप्शन नंबर डी संक्षेप। तो इसका आंसर क्या होगा, आप खुद ही सोचिए कि समास में क्या करते हैं हम, दो या दो से अलग अलग पदों को ले जा करके उनके विभक्ति चिन्हों को हटा करके एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे राजा का पुत्र, ये अलग अलग दो पद हैं, इसमें से इस विभक्ति चिन्ह को हटाते हैं और इस दोनों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है राजपुत्र। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, उसको संक्षेप किया यानी कि छोटा किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा संक्षेप, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या विस्तार होगा, विस्तार किया हमने नहीं, विस्तारित रूप को और छोटा किया यानी संक्षेप किया। विच्छेद किया क्या, तोड़ा उसको नहीं, जोड़ा हमने। विग्रह किया क्या, उसको अलग अलग किया नहीं, हमने क्या किया, एक बड़े से वाक्य को संक्षेपित रूप में छोटा करके लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी डी नंबर क्वेश्चन। आप इन सभी प्रश्नों को कहीं नोट करते चलिए, ये अच्छा होगा, क्योंकि यहीं से यानी कि जो छमाही एग्जाम में आ रहा है, आशा है कि बारहमाही में भी यहीं से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, तो यह हमारे लिए रामबाण साबित होने वाला है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोकः पद में कौन सा समास है, यानी अशोकः जो पद है वो कौन समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, नए समास है या द्विगु समास है। तो हमने आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास कब होता है, जब पहला पद अव्यय हो, अव्ययों की संख्या 22 होती है, यानी उपसर्गों की संख्या 22 होती है। द्वंद्व कब होता है, जब दोनों पद समान हो, यानी उनके बीच में इस टाइप का योजक चिन्ह लगा होता है। द्विगु कब होता है, तो जब संख्यावाचक हो, शुरू या अंत कहीं भी, मतलब कि संख्यावाचक का बोध होना चाहिए। और डी नए समास में होता है कि नहीं में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अशोक यानी कि कोई शोक नहीं, अशोक का मतलब यानी अशोक का मतलब क्या हो जाता है कि कोई शोक नहीं, तो नहीं में उत्तर आया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नए समास। हम सारे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से तोड़ करके आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको आंसर याद हो जाए, है ना। यहाँ पर सिर्फ मिलाना नहीं है अन्य यूट्यूबरों की तरह, अन्य टीचरों की तरह कि हाँ मिलाइए, 6 का ये होगा, बी होगा, 7 का डी होगा, इस तरह से नहीं। हम आपको पूरे क्वेश्चन को तोड़ करके बता रहे हैं ताकि आपको याद हो और आप समझे कि क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आया है। रामः दशाननम हतवान रेखांकित पद का समासिक विग्रह है, यानी कि रामः दशाननम हतवान, यानी कि राम के द्वारा दशानन मारा गया। तो कह रहा कि रेखांकित, यहाँ पर रेखा लगा हुआ है दशाननम में, तो कह रहा कि इस रेखांकित पद का समासिक विग्रह क्या होगा। दश आननानि यस्य स, 10 आनानि यस्य तस्य, 10 आनानि यस्य तम, 10 आनानि। तो इसमें सभी में कुछ ना कुछ दिक्कत है, बस आंसर यानी कि जो सही है वो पहला नंबर है कि 10 आनानि यस्य स, यानी कि 10 आनन, आनन मतलब सिर, और सिर जो है एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर आनानि, यस्य मतलब जिसका वह, यानी कि 10 आनन है, यानी कि 10 सिर है जिसका वह। दशानन का मतलब क्या हुआ कि 10 सिर है जिसका वह होगा दशानन। तो इस प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानीपादम किस समास का उदाहरण है। क्या कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा या द्विगु होगा। पानीपादम यानी कि पानी और जल, पानी मतलब पानी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर वो पानी नहीं है, पानी मतलब हाथ, यहाँ पर क्या है, ये वाला पानी है, तो इसका मतलब होता है हाथ। और पादम मतलब पैर, तो हाथ पैर अगर हम लिखेंगे हिंदी में तो कैसे लिखेंगे, हाथ पैर, इसी टाइप से ना, इसी टाइप से लिखते हैं माता पिता। तो क्या लगाएं बीच में योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह जैसे ही लगेगा, हमने आपको
ठीक थोड़े ही देर पहले भी बताया था कि जैसे ही योजक चिन्ह लगे यानी दोनों पद समान है, और दोनों पद समान है तो आंख मूंद करके मानिए द्वंद्व समास। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस समास में पूर्व पद यानी पूर्व मतलब पहले, तो पहला पद प्रधान होता है? क्या तत्पुरुष का होता है, क्या बहुव्रीहि का होता है, क्या अविभाव का होता है, या द्वंद्व का होता है? तो हमने आपको समास पढ़ाते समय बताया था कि पूर्व पद यानी पहले वाला पद किसका प्रधान होता है? किसका होता है? अव्ययीभाव समास का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, गंगायाः समीपम का समस्त पद क्या होगा? गंगायाः मतलब गंगा के, यानी कि गंगा में षष्ठी विभक्ति लगा है लता शब्द रूप का, लतायाः होता है तो यहाँ है गंगायाः। समीपम मतलब नज़दीक, तो गंगायाः समीपम का मतलब हो जाएगा गंगा के नज़दीक। तो इसका समस्त पद क्या बना सकते हैं? तो इसका समस्त पद हो जाएगा उपगंगम। उपगंगम का मतलब भी यही होता है गंगा के समीप। कितने बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं? अनुगंगम मारकर, ठीक है, लेकिन अनुगंगम का मतलब हो जाएगा गंगा के पीछे पीछे। अनुगंगम का मतलब क्या हो जाएगा? गंगा के पीछे। तो लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या दिया है? गंगायाः समीपम यानी कि गंगा के पास। तो इसका समस्त पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपगंगम। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, उद्धार में कौन सा उपसर्ग है? उद्धार, अगर हम उद्धार को तोड़ेंगे तो हमें उपसर्ग मिल जाएगा। उद्धार टूटता है उत प्लस धार से, तो हमें मिल गया कि पहले कौन लगा है? तो उत लगा है, यानी कि इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो उत उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप अपने प्रश्नों को मिलाते चलिए। आगे देखिए, प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येकम को अगर हम तोड़े तो बनेगा प्रति प्लस एकम। ठीक है, तो देखिए शुरू में कौन लगा है? प्रति, यानी कि आंख मूंद करके मानना है। कौन? ऑप्शन नंबर डी, प्रति पर। इस प्रकार से प्रश्नों को देखा जाता है, उसको समझा जाता है और उत्तर उसका ढूंढा जाता है। 4 ऑप्शन में ही उत्तर छुपा रहता है ना? 4 ऑप्शन में ही कोई ना कोई उसका आंसर होता है, यानी कि चारों प्रश्न के अंदर में ही उसका आंसर छुपा रहता है। लेकिन हम कभी कभी गलती कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कारः पद में कौन सा उपसर्ग है? संस्कारः को यदि हम तोड़े तो बनता है सम प्लस कार, यानी कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो देख लीजिए शुरू में क्या लगा था? सम, तो आंख मूंद करके मारेंगे सम। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कृत में धातु किसे कहते हैं? यानी कि दो धातु हम लोग पढ़ते हैं कि पठ धातु, लिख धातु, ये धातु किसको कहते हैं? इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा पद, ऑप्शन नंबर बी क्रियापद, ऑप्शन नंबर डी विशेषण पद, ऑप्शन नंबर डी कर्म पद। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या बोला? पठ धातु। पठ धातु कब उपयोग करते हैं? जब पढ़ना यानी कि काम, क्रिया हो रहा है। लिख धातु, लिखना, यानी कि जब क्रिया का बोध होता है हम उस समय धातु का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्रियापद। धातु किसे कहते हैं? तो क्रियापद को। इस प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन 14 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? क्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? तो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इस प्रकार से 3 वाच्य होते हैं संस्कृत में। आगे देखिए, पश्येत किस लकार का रूप है? पश्येत यानी एत एताम एयुः। मैंने इस प्रकार से आपको जो पूरा सूत्र दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एत एताम एयुः। विधिलिंग लकार में आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भू धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन, तो देखिए क्या किस प्रकार से लिखते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो कह रहा है कि प्रथम पुरुष और बहुवचन, यानी प्रथम पुरुष तो यहाँ और बहुवचन यहाँ। तो क्या लगाते हैं लट लकार में? ती, तह, अंति।
अंति लगाते हैं, हमको मिल गया एक बहुवचन देखना है और प्रथम पुरुष, तो अंति लगाते हैं। तो भू धातु में जब अंति जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, भवानी आएगा, नहीं। भवतः आएगा, नहीं। भवंती क्या आएगा, भवंती। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवंती। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कारकः पद में कौन सा प्रत्यय है, क्या नुगुल प्रत्यय है, अक्तवतु प्रत्यय है, अक्तः प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, नुगुल प्रत्यय। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, पठितवान में कौन सा प्रत्यय है, यानी पठितवान जो यहाँ पर पद दिया गया है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, इस बात को पूछ रहा है। क्या अक्तवा प्रत्यय लगा है, अक्ता प्रत्यय लगा है, अक्तवतु प्रत्यय लगा है, या सानच प्रत्यय लगा है। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सानच प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देखिए व्याकरण का जो क्वेश्चन है वो हम नहीं कह सकते हैं कि यही आएगा। क्यों? क्योंकि व्याकरण जो है यथा है, माने यथा है, बहुत ज़्यादा है। तो व्याकरण का कॉन्सेप्ट समझा जाता है, प्रश्नों को नहीं रटा जाता है। इसलिए मैंने व्याकरण पर ज़्यादा जोर नहीं दिया कि यहीं से आएगा तो यहीं से आएगा, लेकिन मैंने बुक पर जोर दिया था कि बुक यहीं से आएगा तो यहीं से आएगा। क्यों? क्योंकि बुक जो है आपका सीमित है कि वहीं से पूछेगा, लेकिन व्याकरण तो असीमित है, भंडार है उसका, कहीं से भी पूछ लेगा, लॉजिक घुमा देगा, थोड़ा घुमा देगा, आप घूम जाइएगा। तो इसलिए व्याकरण के दृष्टि से कोई यह नहीं कह सकता कि मैं ये जो प्रश्न दे रहा हूँ वही आएगा, ठीक है। तो व्याकरण में थोड़ा घुमाता है, और ख़ास करके बिहार बोर्ड तो और ज़्यादा। जो क्वेश्चन है उसका लेवल बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़े होंगे अच्छा से तो आंसर दे पा रहे होंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि टीचरों के लायक हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन कि उत्थाय पद का प्रकृति प्रत्यय है, ऑप्शन ए उ प्लस था प्लस ल्यप, उत प्लस स्था प्लस ल्यप, उ प्लस था प्लस य, उत प्लस था प्लस ल्यप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस स्था प्लस ल्यप, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना आंसर सही किया था अंत में, ठीक है। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपसे मिस न हो जाए। आप बिहार बोर्ड में संस्कृत पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, पित्रा किस विभक्ति का रूप है, यानी पिता शब्द रूप का जो विभक्ति मैंने किस विभक्ति में आएगा पित्रा। तो पिता शब्द रूप चलता है पिता, पित्रम, पित्रा। तीसरे में आया क्या, पिता, पित्रम, पित्रा। तो क्या पंचमी होगा, नहीं। क्या द्वितीया होगा, नहीं। क्या चतुर्थी होगा, नहीं। क्या होगा, तृतीया। पिता, पित्रम, पित्रा। तो ऑप्शन नंबर बी, तृतीया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजन शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में क्या होगा, यानी राजन यानी राजा शब्द रूप का द्विवचन और द्वितीय विभक्ति क्या होता है। तो द्विवचन और द्वितीय विभक्ति में जैसे ही आइएगा तो आपको मिलेगा राजनौ, राजनौ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजनौ। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, किम स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। यानी बात समझिए, क्या कह रहा है कि धातु आपको दे दिया किम, ठीक है, और कह रहा है कि एक वचन और सप्तमी विभक्ति में जाओ और स्त्रीलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग। एक वचन सप्तमी विभक्ति में जाओ और देखो कि क्या होता है। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में हो जाता है कश्याम, ठीक है। पुल्लिंग में हो जाता है कश्मिन और स्त्रीलिंग में कश्याम। तो इस प्रकार से 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्याम। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, सेवमानः में प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए सप्तरी प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी सानच प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी मतुक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी ठक प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सानच प्रत्यय, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वत्यै नमः रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, यानी कि जो यहाँ पर सरस्वत्यै लिखा हुआ है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो नमः है आगे, ठीक है। तो नमः योगे चतुर्थी, कारक में सूत्र आता है कि नमः योगे चतुर्थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या तृतीया होगा, नहीं। हमने अभी क्या बोला, नमः योगे चतुर्थी, यानी हमें चतुर्थी विभक्ति देखना है, वही राइट आंसर हो जाएगा।
क्या पंचमी होगा? नहीं। क्या द्वितीया होगा? नहीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चतुर्थी। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया के आधार को क्या कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, समझने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर बहुत ही आसान है। क्या संप्रदान कारक होगा या अधिकरण कारक होगा, आपादान कारक होगा या करण कारक होगा। देखिए क्रिया जो हम काम करते हैं उसके आधार, जैसे हमारा आधार क्या है, हम किस पर टिके हुए हैं? पृथ्वी पर, ठीक। उसी प्रकार किसी क्रिया का आधार क्या होता है। जैसे मैं कहूँ कि वह छत पर खेल रहा है, तो खेलने का जो आधार है क्या? छत पर। तो छत पर यानी कि में या पर किस कारक में आता है? अधिकरण कारक में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर कि बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बही के योग में, हाँ तो प्यारे साथियों हम लोग थे कि बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है ये देख रहे थे। ऑप्शन नंबर ए है क्या प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी तृतीया विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी पंचमी विभक्ति या ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी विभक्ति। तो बही के योग में लगता है और लगता है तृतीया विभक्ति। क्या मारिएगा आप लोग? तृतीया विभक्ति, यही सही है। आगे देखिए कि 27 नंबर क्वेश्चन है उच्चारण स्थान से। कह रहा है कि विसर्ग यानी कि जो इस टाइप से लिखा रहता है संस्कृत में, जैसे लिखते हैं बालकः, एक मिनट, हाँ बालकः, तो यहाँ पर जो ये विसर्ग दिए हैं हम इसको क्या पढ़ते हैं? बालकः यानी ह पढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका पूछने का मतलब है कि विसर्ग यानी कि जो ह हम बोलते हैं उस इसका उच्चारण स्थान क्या है, यानी यह कहाँ से उच्चारित होता है। तो ह, जब आप ह बोलिएगा तो आपको जोर पड़ेगा किस पर? क्या तालु पर पड़ेगा या मूर्धा पर पड़ेगा, दंत पर या कंठ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ पर। आप बोल करके देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा कि कंठ से यानी कि कंठ पर जोर पड़ रहा है और यहाँ से हवा निकल रहा है, जिसके कारण हम ह का उच्चारण कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन भी उच्चारण स्थान से ही है। कह रहा है कि ई का उच्चारण स्थान है, यानी दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंठ, ऑप्शन नंबर बी दंत, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी तालु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। तो हम बताए थे कि चवर्ग, छोटी ई, बड़ी ई और तलावश, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाम से स्पष्ट है, तालु, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। क्या ई आता है, ऊ आता है, री आता है या ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है? इनमें सभी। तो हमने आपको प्रत्याहार पढ़ाया था तो बताया था कि ये जो टॉपिक है ये है तो बहुत छोटा, लेकिन कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो इससे फिक्स मानिए। और आप देखिएगा आगे, एक तो अभी आया और आगे भी 2-3 प्रश्न है इससे, तो कम से कम 2-3 प्रश्न हर बार आप देखिएगा प्रत्यय से। तो छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे में क्लियर हो जाता है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था और बहुत अच्छी तरह से समझाया था, ठीक है। तो आइए हम उत्तर पे विचार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, ऊ, री और एक लीरी भी आता है, लेकिन हमारे पास अभी जो भी है उसके हिसाब से ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, प्रत्याहार सूत्र संख्या में कितने हैं, यानी कि प्रत्याहार सूत्र जो है कितने हैं, माहेश्वर सूत्र कितने हैं। क्या 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। तो हमने आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। एक श्लोक के माध्यम से बताया था आपको कि निदतावसाने नटराज राजो नन्नाद डकाम नव पंच बारम। क्या? नव पंच बारम, 9 और 5 तो यानी कि 14। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण है, यानी कि आपके पास ये कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना है कि अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन है इसमें से। क्या पहला लिखा है क्रोशम कुटिला नदी अस्ति। ऑप्शन नंबर बी है सह मासीन व्याकरणम अधितवान, यानी कि वह 1 मास में व्याकरण सीख गया। सह कर्णेन बधिर अस्ति, यानी कि वह कान से बहिर है। ऑप्शन नंबर डी जटाभि सह तपस
प्रतिभाति, यानी कि वह जटा से तपस्वी लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जब किसी कार्य का समाप्ति होता है तब उसमें अपवर्ग तृतीया लगता है, इसलिए यहाँ पर कार्य की समाप्ति हो रहा है कि उसने 1 मास में ही व्याकरण सीख लिया। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? हाँ देखिए, फिर आ गया प्रत्याहार से संबंधित। हमने आपको बोला था कि प्रत्याहार जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन बैलेंस है, मतलब कि हर बार आता है। अच प्रत्याहार तो हमने आपको ये भी बताया था, जोर देकर के बताया था, जो हम अपना गेस पेपर बनाए थे उसमें ये क्वेश्चन डाला था मैंने, और एक प्रत्याहार वाला भी डाला था कि ये आएगा ही आएगा। तो ये देखिए टकरा गया। कह रहा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क्या केवल स्वर आते हैं, केवल व्यंजन आते हैं, दोनों आते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत केवल स्वर आते हैं, और हल प्रत्याहार के अंतर्गत पूरे के पूरे व्यंजन आते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या है? अच। तो अच के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, संबंध में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? संबंध तो क्या प्रथमा विभक्ति? नहीं, प्रथमा में तो कर्ता ने लगता है। पंचमी भी नहीं होगा, पंचमी में तो अपादान से लगता है। षष्ठी, हाँ षष्ठी होगा, षष्ठी संबंध का के की, तो संबंध के विषय में जो है लगता है कि षष्ठी विभक्ति लगता है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कि राजा डैश 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 वस्त्राणि ददाति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? जो डैश डैश यानी रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या होगा? क्या दरिद्रा होगा, दरिद्रान होगा, दरिद्रेभ्य होगा, दरिद्रेषु होगा? तो दनार्थे योगे चतुर्थी, यानी कि किसी को कुछ जब दान दिया जाता है, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा है। ठीक है, तो वस्त्राणि यानी एक से अधिक वस्त्र है, तो एक से अधिक वस्त्र है तो उसको धारण करने वाला भी एक से अधिक होगा, इसलिए यहाँ पे बहुवचन चतुर्थी विभक्ति जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दनार्थे चतुर्थी लगता है। तो जब जाइएगा दरिद्र, क्या है यहाँ पर? दरिद्र को दिया जा रहा है, यानी गरीब को दिया जा रहा है। तो गरीब अकारांत है और पुल्लिंग है, इसलिए बालक पर चलेगा। तो बालक शब्द रूप बहुवचन में जब जाइएगा चतुर्थी विभक्ति देखिएगा तो बनता है बालका, बालकान, बालकई, बालकेभ्य। क्या बना? बालकेभ्य। तो यहाँ पर हो जाएगा दरिद्रेभ्य। तो इस अनुसार से हमारा जो 34 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वच्छंदः का संधि विच्छेद करें, यानी कि इसका संधि विच्छेद करने पर क्या बनेगा? स्वद प्लस छंद बनेगा, स्वच्छ प्लस छंद बनेगा, स्वद प्लस छंद या स्व प्लस छंद बनेगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्व प्लस छंद। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डैश 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 बिना अयोध्या सुना, यानी कि किस पूछ रहा है कि बिना अयोध्या सुना है, यानी कि राम के बिना अयोध्या सुनी थी, लेकिन इसमें उचित पद क्या होगा? क्या रामम होगा, रामेना होगा, रामात होगा, या इनमें सभी होगा? तो देखिए बिना के योग में द्वितीय विभक्ति, एक मिनट, हाँ, द्वितीय विभक्ति, कॉमा तृतीय विभक्ति, कॉमा पंचमी विभक्ति। ठीक है, ये तीनों के तीनों लगती है, इसलिए इनमें हमारा आंसर हो जाएगा रामम भी, रामेना भी, रामात भी, यानी कि इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। फिर से मिला लीजिए, बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति लगती है, इस अनुसार से हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वक्षसी किस लकार का रूप है? क्या लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है, या रेट लकार है? तो वक्षसी यानी स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, इस प्रकार से किस लकार में चलता है? तो इस प्रकार से भविष्य काल वाला में चलता है, और भविष्य काल के लकार को कहते हैं हम लोग क्या? लट लकार कहते हैं? नहीं। लंग लकार कहते हैं? नहीं। लोट लकार कहते हैं? नहीं। क्या कहते हैं? रेट लकार। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डैश 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 फलानी संति, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। क्या त्रय होगा, त्रिनी होगा, त्रिस्थ होगा, त्रिभी होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है? फलानी है, तो उस अनुसार से यहाँ त्रिनी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? त्रिनी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, हाँ त्रिनी। आइए 39 नंबर क्वेश्चन को देखें। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हित्वा में कौन सा प्रत्यय है? क्या ल्यप प्रत्यय लगा है, अक्तवा प्रत्यय लगा है, अन प्रत्यय लगा है, या तून प्रत्यय लगा है? तो हित्वा में अक्तवा प्रत्यय लगा है, अक्तवा प्रत्यय का त्वा बचता है, तो बन गया है यहाँ पर हित्वा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि
किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, यानी कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, क्या इंगित प्रत्यय लगा है, इंगिस प्रत्यय लगा है, इंगिन प्रत्यय लगा है या टाप प्रत्यय लगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इंगिस प्रत्यय, सॉरी इंगित प्रत्यय। क्या है, इंगित प्रत्यय। 41 नंबर क्वेश्चन। हाँ तो प्यारे साथियों, यहाँ तक जो भी क्वेश्चन थे वो सब थे व्याकरण से, वो सब व्याकरण से थे। यानी कि अभी तक हमने जो भी 40 क्वेश्चन देखे हैं वो सब के सब व्याकरण से थे। अब यहाँ से जो भी आगे आएगा वो सारे के सारे कौस्तुभा भाग 2 यानी कि 12th के जो संस्कृत का बुक है कौस्तुभा, उससे आया हुआ है। और इसमें मैंने गारंटी लिया था कि 100% टकराएगा और वही हुआ है। पूरे के पूरे क्वेश्चन टकराया है। जो भी मैंने 60 क्वेश्चन कराया था उसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन टकराया है। ठीक है, और इस टाइप से हमने व्याकरण भी समाप्त किया है। और आगे चलिए अब बुक के क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपसे मिस ना हो। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भर्तृहरि ने कितने सप्तक काव्य लिखे हैं। तो हमारे पाठ्यानुसार आंसर होगा, क्या होगा, क्या 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 3 होगा। तो भर्तृहरि यानी कि परोपकार पाठ में भर्तृहरि जी के बारे में बताया गया था। तो भर्तृहरि जी के बारे में बताया गया था कि वो शतक काव्य 3 लिखे हैं। कितने, 3। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि परोपकार पाठ कहाँ से संकलित है, यानी परोपकार पाठ कहाँ से लिया गया है। तो अभी हमने आपको बताया कि परोपकार पाठ के लेखक कौन है, भर्तृहरि जी। तो लेकिन यहाँ से पूछा है कि परोपकार पाठ कहाँ से लिया गया, संकलित कहाँ से है। क्या बृहत कथा से है, नीति शतक से है, पंचतंत्र से है, जातक माला से है। तो भर्तृहरि जी जो लिखे हैं और जहाँ से हमारा परोपकार पाठ लिया गया है वो है नीति शतक, ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि करुणा परायण व्यक्ति का शरीर किससे सुशोभित होता है, यानी कि जिसमें करुणा होता है, जिस व्यक्ति में करुणा होता है, दया होता है, वो जो व्यक्ति दयालु होते हैं उसका शरीर किससे सुशोभित होता है, उसका शरीर किससे शोभा लायक होता है। क्या परोपकार से होता है, परापकार से होता है, कुंडल से होता है या चंदन से होता है। यानी बात समझिए, क्या परोपकार किसी दूसरे व्यक्ति का भला करना, किसी दूसरे पर उपकार करना, इससे होता है, या परापकार यानी कि किसी का बुरा करना, क्या उससे होता है, कुंडल से यानी कि सुंदर सुंदर आभूषण पहनने से होता है, या चंदन लगाने से होता है। जिस चंदन के बारे में हम सुनते हैं कि जो चंदन बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होता है, शुभ माना जाता है, क्या उस चंदन को लगाने से होता है। तो नहीं, हमारे पाठ्य अनुसार, और ये बात सही भी है, हमारे पाठ में जो हमारा पाठ है परोपकार, उसमें दिया गया है कि करुणा में जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, न कि चंदन और कुंडल से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आप दगतम च न जहाती वाक्यांश किस पाठ से उद्गृत है। यानी आप दगतम यानी आपदा के समय में कौन नहीं जाता है, यह बात कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया। क्या वर्षावर्णम में, यानी वर्षावर्णम में तो राम लक्ष्मण और माल्यवान पर्वत के बारे में है। क्या राम ने लक्ष्मण को ऐसा कहा, ऐसा बताया कुछ नहीं, यानी वर्षावर्णम पाठ से नहीं लिया गया है। दिलीप वर्णम पाठ तो अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है, यह 15वां नंबर पाठ है, तो अभी तो पढ़े ही नहीं है। क्या व्यायाम चैप्टर से लिया गया है, नहीं, व्यायाम में ये सब कहला बताएगा। यह किससे लिया गया है, परोपकार पाठ से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परोपकार। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी लगातार परोपकार से ही क्वेश्चन आ रहा है ना। ये जो क्वेश्चन हम देखे हैं बुक से लगातार, अभी ये वाला क्वेश्चन भी परोपकार से ही, इसके बाद वाला भी, यानी 46 नंबर क्वेश्चन भी परोपकार से ही है। यानी कि अभी जो पूछा है लगभग शायद 5वां, 6ठा और 7वां, 8वां, यही 3-4 चैप्टर से पूछा है। कह रहा है कि दान देने से सुशोभित होता है। दान देने से क्या सुशोभित होता है, क्या मुंह सुशोभित होता है, दान देने से मुंह सुशोभित होगा, चरण होगा यानी हमारा पैर होगा, हाथ होगा या कान होगा। तो दान किससे दिया जाता है, किसी को भी दान देना होता है तो हम अपने हाथों का उपयोग करते हैं। कुछ भी देना होता है तो हाथों का उपयोग करते हैं, लेने वाला भी हाथों का उपयोग करता है।
यानी कि जब दान हम देते हैं तो हमारे हाथों की शोभा बढ़ जाती है, यानी कि हाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ, कि दान देने से हाथ की शोभा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, कि नीति शतक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो नीति शतक क्या भास है, भवभूति है, भामह है या भर्तृहरि है? तो हमने अभी बताया कि ये प्रश्न भी परोपकार पाठ से ही है, और परोपकार पाठ के लेखक कौन है? भर्तृहरि जी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भर्तृहरि। 47 नंबर क्वेश्चन है कि तरवह फलोदगमहि डैश 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 भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। क्या शुष्का होगा, उन्नता होगा, नम्रा होगा, हरिता होगा? तो हमने पढ़ा था तरवह फलोदगमहि नम्राः भवन्ति, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि जहाती पद का अर्थ क्या होता है? क्या जहाती पद का अर्थ ऑप्शन नंबर ए के अनुसार जाता है, या बी के अनुसार छोड़ता है, या सी के अनुसार दौड़ता है, या डी के अनुसार सोता है? तो जहाती पद का अर्थ हो जाता है कि छोड़ता है, किसी चीज़ का त्याग करना, उसको हम संस्कृत में कहते हैं जहाती। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य, वात्सायन और आर्यभट्ट कहाँ रहते थे? यानी कि वो कहाँ के निवासी थे? क्या राजगृह, यानी कि अभी का जो राजगीर है वहाँ के, मगध के, अंग देश के, या पाटलिपुत्र के? तो आंसर मिलता है कि कौटिल्य, वात्सायन और आर्यभट्ट ये सभी पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, यानी अभी का पटना। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार की प्रमुख सदा नीरा नदी किसे माना जाता है? यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं। क्या आपको भी लग रहा है गंगा? नहीं, गंगा नहीं है, गंगा है लेकिन गंगा नहीं। क्या गंडक होगा, घाघरा होगा, कोसी होगा, या गंडक होगा? सॉरी, गंडक गंगा कह रहे हैं। तो ऐसा है कि गंगा नहीं होगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक नदी। गंडक नदी को बिहार का सदा नीरा नदी कहा गया। सदा नीरा मतलब कि जो हमेशा पानियों से भरा हो, सदा मतलब हमेशा, नीर मतलब होता है पानी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि काम शास्त्र के लेखक कौन है? ये सब हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़े थे हम लोग, जिसका नाम है बिहार संस्कृति परंपरा, सॉरी बिहारस्य संस्कृति या संस्कृत, इसी टाइप से था, नाम हमको भी याद नहीं आ रहा है, उसमें था ये सब कि काम शास्त्र के लेखक कौन है। क्या वात्सायन है, सॉरी याज्ञवल्क्य है, वात्सायन है, गौतम है, आर्यभट्ट है? तो काम शास्त्र के लेखक वो जो है वात्सायन जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, यानी 52 नंबर क्वेश्चन है, जनक की सभा में शास्त्रा कुशला कौन थी? ये सब के सब क्वेश्चन कराए हुए हैं, बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब के सब कराए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, इससे पहले वाला क्वेश्चन सब भी कराया हुआ है, ये सब क्वेश्चन कराया हुआ है। हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि जनक की सभा में शास्त्रा कुशला कौन थी? ये हमने आपको जोर दे करके बताया था कि हो सकता है कि पूछा जाए। क्या वैदेही थी, गार्गी थी, भारती थी, या अरुंधति थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाजकन्वी गार्गी। जनक की सभा में शास्त्रा कुशला वाजकन्वी गार्गी थी। 53 नंबर क्वेश्चन है कि परिजात हरण काव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं, माघ है, कवि कर्णपुर है, या भास है? तो इसका आंसर है कवि कर्णपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। परिजात हरण काव्य में ही मिलता है कि मगध यानी बिहार के हर घर में सरस्वती नृत्य करती है विद्वानों को मुखों पर। इस बात का पुष्टि परिजात हरण काव्य में ही मिलता है, और परिजात हरण काव्य का लेखक कौन है? कवि कर्णपुर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के सारण प्रदेश में कौन रहते थे? क्या मंडन मिश्र रहते थे, याज्ञवल्क्य रहते थे, गौतम रहते थे, या वात्सायन रहते थे? तो सारण क्षेत्र में जो रहते थे वो थे गौतम। 55 नंबर क्वेश्चन है कि मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या था? क्या भारती था, सुभारती था, आरती था, या शांति था? तो इसका आंसर मिलता है कि जब माहिष्मती ग्राम, मिथिला में ही एक माहिष्मती ग्राम है, उसमें मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। दोनों में बहुत भयंकर शास्त्रार्थ हुआ था। ये कहा नहीं जा सकता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, यानी कि बीच की स्थिति थी।
तब मंडन मिश्र जी की पत्नी जिनका नाम भारती है वो आकर के शंकराचार्य से मंडन मिश्र की तरफ से लड़ते हैं, यानी कि लड़ना का मतलब है कि प्रश्न पूछते हैं और शंकराचार्य को वहाँ पर हराते हैं और विजयी होते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मंडन मिश्र की पत्नी का नाम तो क्या था? भारती। 56 नंबर क्वेश्चन है कि बाणभट्ट का गांव किस नदी के किनारे था? क्या गंगा नदी के किनारे था, यमुना नदी के, कावेरी नदी के या सोन नदी के? तो बाणभट्ट जी का जो गांव था वो सोन नदी के किनारे था। अगला नंबर क्वेश्चन है 57 कि कादम्बरी के रचनाकार कौन थे? ये सब के सब कराया हुआ क्वेश्चन है। कालिदास हैं, श्रीहर्ष है, अंबिका दास व्यास है या बाणभट्ट है? तो कादम्बरी इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी बाणभट्ट। 58 नंबर क्वेश्चन है कि सोमदत्त प्राप्ति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, यानी कहाँ से लिया गया सोमदत्त प्राप्ति कथा? सोमदत्त प्राप्ति कथा यानी कि वही 10 कुमार वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 कुमार चरित से, जिनके लेखक कौन है? दंडी जी। आगे देखिए कि राजहंस के मंत्री के पुत्र का नाम क्या था? हाँ, ये क्वेश्चन भी सोमदत्त प्राप्ति कथा से ही है कि जो मंत्री था राजहंस मगध के कह रहे हैं कि राजहंस के मंत्री जो थे उनका पुत्र का नाम क्या था? तो उनका मंत्री थे शीतवर्मा और उनके पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था सत्यवर्मा। ठीक है, जो कि काली और गौरी नामक 2 स्त्री से विवाह करता है और उससे संतान जो उत्पन्न होता है उसका नाम सोमदत्त होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्यवर्मा। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, सोमदत्त प्राप्ति कथा 10 कुमार चरित्र के किस पीठिका से लिया गया है? क्या उत्तर पीठिका से लिया गया है, मध्य पीठिका से या पूर्व पीठिका से? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पीठिका, यानी कि सोमदत्त प्राप्ति कथा जो 3 भागों में बटा गया है, उत्तर पीठिका, मध्य पीठिका और पूर्व पीठिका। तो ये जो हमारा पाठ है 10 कुमार चरित्र से लिया गया या पूर्व पीठिका से लिया गया है। तो इस अनुसार 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन कि सोमदत्त की माता कौन थी? क्या काली थी या माला थी, गौरी थी या सूर्या थी? तो हम सोमदत्त प्राप्ति कथा में ये देखते हैं जो सत्यवर्मा है सबसे पहले तो काली से विवाह करता है, लेकिन संतानहीन होने के कारण वह फिर उसकी ही छोटी बहन से विवाह करता है जो जिसकी नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? गौरी था। नाम नपुंसक लिंग है इसलिए जिसकी नहीं जिसका होगा। तो ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आया कि सोमदत्त की माता कौन थी? गौरी थी। सोमदत्त प्राप्ति कथा पाठ में अंत्यवासी तीर्थ यात्रा की अभिलाषा से किस नदी के तट पर जाते हैं? यानी कि किस नदी के वर्णन है सोमदत्त प्राप्ति कथा में? किस नदी के किनारे जो वो शिष्य थे जाते हैं तो उन्हें गौरी और एक बालक मिलता है जिसका नाम सोमदत्त होता है। क्या वो गंगा नदी के किनारे जाते हैं, यमुना नदी के किनारे जाते हैं, या साबरमती नदी के किनारे या कावेरी नदी के किनारे? तो इसका आंसर है कि कावेरी नदी के तट पर वे लोग जाते हैं। आगे देखिए, सत्यवर्मा ने संतान रहित होने के कारण पुनः किससे विवाह किया था? क्या काली से किया था, भवानी से किया था, गौरी से किया था, भारती से किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा काली। एक मिनट संतानहीन होने के बाद किया था गौरी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरित्र कितने भागों में विभक्त है? क्या 2 भागों में है, 3 भाग में है, 4 भाग में या 5 भाग में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है कि मगध राज कौन था, यानी मगध का राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मगध का राजा जो थे वो राजहंस थे, बालहंस थे, सुवंश थे या राजवंश थे? तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ राजहंस के बारे में पढ़ा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मृच्छक कटिक का नायक कौन है? यानी कि जो मृच्छक कटिक से जो हमारा पाठ लिया गया हुआ है न्यायालय दृश्यम में जो नायक है यानी हीरो है वो कौन है? क्या सकार है? नहीं, सकार तो राजा का साला था। शोधनक है, चारुदत्त है, बीरक है, कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चारुदत्त। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मृच्छक कटिकम रूपक के किस भेद के अंतर्गत आता है? क्या नाटक है, प्रकरण है, भान है या व्यायोग है? तो यह एक प्रकार का प्रकरण है। ठीक है, सामाजिक प्रकरण है। क्या है? सामाजिक प्रकरण।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मृच्छक कटिकम में कितने अंक हैं? क्या 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 14 हैं? प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मुझे डाउट उत्पन्न कर रहा है। ऐसे मेरे अनुसार इसका आंसर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 10। ऐसे हम मिला करके आपको हम बता देंगे, ठीक है। आंसर हम फाइनल चेक करके बता देंगे, वैसे आप लोग गूगल कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि चारुदत्त स्वभाव कैसा था, यानी चारुदत्त का स्वभाव कैसा था? क्या कृपण था, खराब था, दयालु था, निर्दयी था या दानी था? तो चारुदत्त जो था दानी था, दयालु टाइप का व्यक्ति था। दानी और दयालु दोनों दिया हुआ है, तो हमें मानना चाहिए दानी, क्योंकि वो दान करते करते निर्धन हो गए थे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी दानी। 70 नंबर क्वेश्चन है, वैसे इसको आप लोग देख लीजिएगा, मेरे अनुसार तो दानी ही होना चाहिए, क्योंकि वो दान देते देते निर्धन हो गए थे और दयालु तो थे ही, लेकिन ये बात लिखा हुआ है कि वो दान देते देते निर्धन हो गए थे, गरीब हो गए थे। डी ही मारिए, डी ही सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायालय का दृश्य किस रूपक में है? स्वप्नवास वदत में है, मृच्छक कटिकम में है, मालविका अग्निमित्र में है या मुद्रा राक्षस में है? तो न्यायालय दृश्यम पाठ मतलब कि कहाँ से लिया गया? तो मृच्छक कटिकम से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? क्षुद्रक जी। 71 नंबर क्वेश्चन है कि उज्जयिनी की गणिका कौन थी? क्या वसंत सेना थी, वासवदत्ता थी, शकुंतला थी या पद्मावती थी? तो उज्जयिनी की जो गणिका थी उनका नाम क्या था? वसंत सेना, जिसकी हत्या का आरोप सकार जो है चारुदत्त पर लगा देता है और अंततः कोई सबूत न मिलने के कारण चारुदत्त को मृत्युदंड मिलता है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायालय दृश्यम पाठ में वसंत सेना किसके प्रति आकृष्ट रहती थी? यानी वसंत सेना किसको चाहती थी? क्या अधिकरणी को चाहती थी, यानी कि जो जज था, जो फैसला सुनाया, उसको चाहती थी? बीरकह को चाहती थी, शोधनक को चाहती थी या चारुदत्त को चाहती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारुदत्त को चाहती थी, यानी चारुदत्त से वो प्रेम करती थी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि सकार स्त्री घातक किसको कहता है? यानी स्त्री को मारने वाला, स्त्री के लिए जो कि एक तरह से विरोधी हो, स्त्री का हत्या करने वाला, इसलिए स्त्री घातक यानी किसको कहता है? तो अधिकरणी को कहता है, चारुदत्त को कहता है, बीरक को कहता है, शोधनक को कहता है। तो सकार जो है आरोप लगाया था चारुदत्त पर, इसलिए वो चारुदत्त को ही कहता है कि तू स्त्री घातक है, यानी स्त्री को मारने वाला है, हत्या करने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी चारुदत्त को कहता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन है? मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किसी बच्चे ने नहीं दिया होगा, अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाया जाए तो। क्या होगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्यों? क्योंकि यही सबसे वैदिक है, पुराना है, और इसी से ये तीनों निकले हुए हैं, ऋग्वेद से ही ये तीनों निकले हुए हैं। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन पे भी जोर दे करके बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है? क्या 16 है, 15 है, 18 है, 20 है? तो मैंने बोला था कि आपको फंसाने के लिए मुख्य जोड़ देगा, लेकिन पुराणों की संख्या जितनी है उतना ही मानना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 18। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी उपजीव्य काव्य नहीं माना जाता है? यानी कि वैसा काव्य जो कि स्वयं पर लिखी गई हो, यानी कि किसी दूसरे काव्य से लिया नहीं गया हो, यानी कि किसी से कॉपी कर करके या उसके बाद को काट करके उसके बाद को काट करके अपने बुक में लिखा हो, ऐसा नहीं हो। यह कौन नहीं है, ठीक है। तो रामायण एक उपजीव्य काव्य है, इसमें किसी दूसरे ग्रंथ से लेकर के यहाँ पर छापा नहीं गया है। महाभारत में भी नहीं है, पुराण में भी नहीं है, लेकिन मेघदूतम में रामायण के बारे में है, यानी कि रामायण से लिया गया है, यानी कि इस प्रकार से ये उपजीव्य काव्य नहीं है, यह किसी और पर आश्रित है, इसलिए यह उपजीव्य काव्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर देखिए, केका पद का अर्थ है मोर की बोली, मोरों की समूह, बगुलों से भरे हुए, लाल रंग का। तो हमने आपको बताया था जोर देकर कि केका पद का अर्थ क्या होता है? मोर की बोली, मोर की आवाज़ को केका कहते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षावर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? वर्षावर्णम यानी कि राम लक्ष्मण के बारे में बताते हैं, और राम जो है वर्षा के बारे में, वर्षा के महत्व के बारे में लक्ष्मण को बताते हैं माल्यवान पर्वत पर। तो राम और लक्ष्मण से संबंधित है, तो समझिए कि कहाँ से लिया गया होगा? रामायण से।
79 नंबर क्वेश्चन है कि राम किस पर्वत पर वर्षा काल बिताते हैं। हमने अभी आपको आंसर बताया, क्या चित्रकूट पर? नहीं, माल्यवान पर। हाँ, माल्यवान पर्वत पर, ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर क्वेश्चन और सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि रामायण कितने कांडों में विभक्त है। यह क्वेश्चन भी मैंने कराया था, जोर दे करके कराया था, 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। कितने खंडों में है, सॉरी कितने कांडों में है? 7, ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ टाइप के 80 प्रश्न थे, जिसमें से हमें 50 बनाने थे, उन सारे प्रश्नों को हमने देखा है। आप लोगों का यह फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है कि आप मेरे कहे अनुसार कमेंट करें, बताएं कि आपने 80 में से कितने प्रश्नों को एग्ज़ाम में बनाया है, या एग्ज़ाम नहीं तो अभी कितने प्रश्नों को सही सही उत्तर दिया है, वो लिख करके बताएं। मुझे उससे प्रेरणा मिलेगा कि मेरे बच्चे जो है ध्यान से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। खंड ब है यानी विषयनिष्ठ प्रश्न, यानी कि लिखने वाला। ठीक है, तो पहला है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। मैंने आपको बताया था कि 10 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न 2 नंबर का, और संस्कृत में देना है। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में एक वाक्य में दें। ठीक है, एक वाक्य में, ज़्यादा लमराना नहीं है। बोर्ड भी जानता है कि बच्चे संस्कृत उतने है ना मेधावी है नहीं संस्कृत में, तो एक वाक्य में दीजिए, वही बहुत है। ये नहीं कि हिंदी की तरह लंबा चौड़ा लमरा करके लिखना है कि कम से कम 50 शब्दों में लिखे, ऐसा कोई बात नहीं है। एक वाक्य बना दीजिए, लगभग 5 से 10 शब्दों का, हो गया, वही में फुल मार्क्स मिलेगा आपको। इससे पहला क्वेश्चन है कि सत्पुरुषा यानी सत्पुरुष कौन है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि परोपकारी जना सत्पुरुषा अस्ति। हो गया इसका आंसर, क्या कि सत्पुरुष कौन है, तो परोपकारी जन है, यानी कि परोपकारी लोग। सत्पुरुष है तो परोपकारी जन है सत्पुरुषा, असत्पुरुषा अस्ति, या सत्पुरुषा अस्ति नहीं लगाइएगा फिर भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि वहाँ पर भाव छुपा रहता है। तो स्क्रीन पर हम लिख सकते हैं, हाँ लिख देते हैं कि परोपकारी जना सत्पुरुषा अस्ति। इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन बना सकते थे। हमने आपको बताया ही था कि आप अपना आंसर किस तरह से लिखिएगा। जो प्रश्न पूछा गया है बस उसके जगह पर आंसर लिख दीजिए, उस शब्द को लिख दीजिए, बाकी अगल बगल में जो है सो लिख दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो आपने समझा कि इसका पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह पापात निवारयति, यानी कि कौन पाप का निवारण करता है। यानी कि आप देखते होंगे, आप भी महसूस करते हैं कि यानी यदि कि आप कोई गलती करके आ गए, कोई ऐसा गलती जो आप अपने परिवार को नहीं बता सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को नहीं बता सकते, तो आप किसको बताते हैं? अपने मित्र को बताते हैं कि मैंने ये किया है। तो फिर आपको वह क्या करता है? सुझाव देता है कि इस तरह से निकलो इस प्रॉब्लम से। तो इसका आंसर क्या होगा कि कह यानी कि कौन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सन्मित्रम, यानी कि जो सच्चा मित्र होता है वही पाप से निवारण करता है, पाप से निकालता है। तो लिखेंगे कि सन्मित्रम पापात निवारयति, सन्मित्रम, उसके बाद पापात निवारयति है तो पापात निवारयति। इस टाइप से हम अपना क्वेश्चन बनाएंगे। हो गया, एक वाक्य में बन गया। इसको जो टीचर होगा चेकेगा, ऐसे 2 नंबर देगा। हो गया भाई, कहाँ टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। बस आप लोगों को मैं जो पढ़ा सकता हूँ, करा सकता हूँ, आप वो कीजिए। और व्याकरण को हो सके तो कहीं से पढ़ लीजिए, क्योंकि व्याकरण पढ़ाने के लिए मेरे पास जो सेटअप नहीं है। अगर हो जाए तो मैं ज़रूर करा दूंगा अंतिम समयों में, लेकिन अभी नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जीवनस्य कति पुरुषार्था सन्ति, यानी कि जीवन में कितने पुरुषार्थ होते हैं, कितने पुरुषार्थ हैं। तो करा कि कितने, कति यानी कि कितने, तो बस कति के जगह पर आंसर दे दीजिए। बाकी अगल बगल में जीवनस्य है तो जीवनस्य का जीवनस्य, पुरुषार्था सन्ति है पुरुषार्था सन्ति का पुरुषार्था सन्ति रहने दीजिए। कितने, तो 4 होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जीवनस्य 4 पुरुषार्था सन्ति। हो गया हमारा आंसर तैयार। चेकेगा 2 नंबर देगा, इसे उड़ा दीजिए। हो गया, कहाँ दिक्कत ही नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि माहिष्मति ग्राम कुत्र आसीत्, मतलब माहिष्मति ग्राम कहाँ है, आसीत् सॉरी था, आसीत् लगा है, माहिष्मति ग्राम कहाँ था, कथत्र प्रसिद्ध है, यानी कि क्यों प्रसिद्ध है। तो लिखेंगे कि माहिष्मति ग्राम मिथिलाया, एक मिनट, हाँ लिखेंगे माहिष्मति ग्राम मिथिलायाम आसीत्, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर दूसरा कह रहा है कि क्यों प्रसिद्ध है, तो लिखेंगे मंडन मिश्र शंकराचार्य च शास्त्रार्थ बभूव इति प्रसिद्ध अस्ति, यानी कि माहिष्मति ग्राम मिथिला में है और मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच यहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ था, इसलिए यह प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर देंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सोमदत्त कीदृश आसीत्, कि सोमदत्त क्या था, तो सोमदत्त गौरी पुत्र अस्ति, ठीक है। अगला देखिए वृद्धया शोकस्य किम कारणम आसीत्, यानी कि वृद्धा यानी कि जो वृद्धा थी उसके शोक का कारण क्या था, तो उसके शोक का कारण कौन थी, वसंत सेना थी। तो लिखेंगे कि वृद्धया शोकस्य कारणम वसंत सेना आसीत्, यानी कि वह अपने बेटी की मृत्यु को लेकर के शोक में थी। चारुदत्त वाला कहानी है, न्यायालय दृश्यम वाला। तो लिख देंगे कि वृद्धया शोकस्य कारणम स्वपुत्री, या स्वपुत्री नहीं लिखना है तो लिख दीजिए कि वसंत सेना आसीत्, कि वृद्धा के शोक का कारण वसंत सेना थी, यानी वो अपने बेटी को मृत्यु को लेकर के दुखी थी, ऐसा होता ही है। वसंत सेना का आसीत्, वसंत सेना कौन थी, तो लिखेंगे कि वसंत सेना उज्जयिनी गणिका आसीत्, वसंत सेना उज्जयिनी की गणिका थी। उसके बाद कीदृशम आम्रफलम भूमौ पतति, यानी कि कैसे आम भूमि पर पतित यानी गिरते हैं, तो लिखेंगे अनेकाः वर्णाः आम्रफलम भूमौ पतति, यानी अनेक रंगों के फल, आम्रफल यानी आम का फल भूमि पर गिरते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन है कि किम पर्यावरणम, तो वायु, पादः, आकाशम, यानी कि हमारे चारों बगल जो भी कुछ है, जना इति पर्यावरण अस्ति, यही सब क्या है, पर्यावरण है, यानी कि जलम, वनः, वायु, पादः, ये सब इति लिखेंगे कि इति पर्यावरणम अस्ति। आगे है कि वृक्षारोपणम कदा कर्तव्यम, यानी वृक्षारोपण कब करना चाहिए, तो वृक्षारोपणम वर्षा काले आरंभम कर्तव्यम, यानी कि वृक्षारोपण वर्षा काल के आरंभ में, जब वर्षा काल शुरू हो तो उसके शुरुआत में रोपना चाहिए। इस प्रकार से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर थे उनके 10 के 10 प्रश्नों का हमने उचित उत्तर दिया है, जिस उत्तर को देखने के बाद एग्जामिनर जो है आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। इस प्रकार से हम उत्तर को लिखेंगे। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करें। हमने आपको बताया ही था कि इस तरह से 10 दे देगा और कहेगा कि 5 इनमें से कोई भी अपना 5 लेकर के वाक्य बनाइए। जैसे पहला अलम, दूसरा सत्पुरुषा, अंतेवासी, सह, उद्यानम, निवारयति, पूरा, गर्जन्ति, अक्षिपत, वृक्षा। तो देखिए हमने जो कराया था उसमें से कुछ टकराया है, जैसे सह टकराया है, वृक्षा टकराया है, गर्जन्ति टकराया है और उद्यानम टकराया है। शायद उद्यानम हमने कराया था इस टाइप से, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ टकराया है। तो हमने आपको बताया था कि जो भी आपका पूछा जाएगा इसी में से आ जाएगा। तो लगभग 80 से 85% जो आपका प्रश्न है आ गया था। तो इसमें से कोई भी आप लेकर के 5 वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपने इसको बना लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बनाने का बना दे, लेकिन स्क्रीन पर है तो बड़ा बड़ा लिखा रहा है, इसलिए पूरा स्क्रीन भर जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा टाइप का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में निबंध लिखे। तो देखिए साथियों, हमने आपको 4 श्लोक दिया था और आपको बोला था
सॉरी ये श्लोक वाला नहीं है, निबंध है, निबंध लिखना था। तो हमने आपको 5 के 5 कराया था और देखिए पाँचों में से कितना टकराया है। हमने आपको जोड़ दे करके बताया था कि जो सबसे महत्वपूर्ण कौन है, संस्कृत भाषा या महत्वम। देखिए सबसे पहले ये आ गया। बताए थे कि नहीं? बताए थे, बिल्कुल बताए थे। भारतवर्ष ये हमने नहीं बताया था। अस्माकम विद्यालय ये हमने ये भी बताया था, बोला था कि ये दोनों आता ही आता है। उसके बाद है संगण कयंत्रम अनुशासनम, यानी शायद हमने अनुशासन भी बताया था। चलिए अगर अनुशासन नहीं भी तो कम से कम 2 टकरा गया। लिखना कितना है, एक गो है। 5 कराए थे, 2 टकरा गया। तो अगर आपने उस क्लास को देखा होगा, अच्छा से उसको करके गया होगा, बना करके गया होगा, पूरा आंसर के साथ हम कराए थे, तो आप फाड़ करके आए होंगे इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो ये 2 टकराया है, तो आशा करते हैं कि आपने इसको लिख लिया होगा। इसमें से किसी भी एक को लिखना है, जो कि कितने नंबर का है, 8 नंबर का है ना। 7 वाक्य में लिख दीजिए, 8 वाक्य में लिख दीजिए। 8 में मिल रहा है भाई, लूट लीजिए। संस्कृत है, लूट लीजिए। संस्कृत क्या कह रहा है कि हमको लूट लीजिए, थोड़ा थोड़ा वाक्य लिखना है और हमको लूट लीजिए। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक पद की संस्कृत अथवा हिंदी में प्रसंग व्याख्या करें। हाँ, यही श्लोक वाला। तो हमने आपको 4 श्लोक दिया था और बोला था कि किसी ने कोई एक पूछेगा, लेकिन बोर्ड तो 2 ही देता है। हमने आपको 4 दिया था, ये चारों में से कोई एक आ जाएगा। तो जो हमने 2 नंबर पर दिया था श्लोक, आप जाकर के चेक भी कर सकते हो, वो सबसे पहले आया। जैसे ये रजः प्रशांत सही मध्य वायुर्निदाग दोष प्रसरः प्रशांत स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानम प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान। यानी कि वर्षा वर्णम पाठ का यह श्लोक आया है कि रजः प्रशांत समी होयम वायुर्निदाग दोष प्रसरः प्रशांत। यानी कि ये जो बारिश का काल है, वर्षा काल है, इसमें वायु जो है अब धीरे धीरे धूल कण, मिट्टी के कणों को धीरे धीरे तल में बैठा रहा है। जो वायु है शीतलता दे रहा है, शीतलता प्रदान कर रहा है, यानी लोगों को महसूस करा रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा ठंडी लग रहा है, इस टाइप से। और जो राजा हैं, जो युद्ध पर निकले हैं या जो विदेश में गए हैं काम करने, वो अपने स्वदेश लौट रहे हैं कि अब बारिश में कौन भाई काम करे, चलिए अपना अपना देश चलते हैं। बारिश काल अपने देश में बिताते हैं, अपने परिजनों के साथ बिताते हैं, अपने लोगों के साथ बिताते हैं। तो बारिश का इस तरह से राम जो है वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। इस टाइप से आप लिखे होंगे, है ना। अब शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि वर्षा वर्णम पाठ से यह लिया गया श्लोक है, और श्लोक को भी लिख दीजिए, अच्छा है, और श्लोक को लिख दीजिए, उसके बाद उसका उत्तर दे दीजिए, हिंदी प्रसंग व्याख्या कर दीजिए। तो इस टाइप से लिखना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। हमने आपको बताया ही था कि किस तरह से लिखना है, पूरा उत्तर लाया था। तो आशा करते हैं कि आपने इसको भी लिखा होगा। ठीक है, उसका दूसरा भी कोई खास नहीं है। क्या है, वहंती वर्षंती नदंती भांति धयांति नृत्यंती समास्वंती नदोधराः मत गजाः वसंताः प्रिया वहिना शिखिनः प्लवंगा। यानी कि जो बारिश काल में जो बादल होता है, यहाँ दौड़ के वहाँ, इस टाइप से भागते रहता है। और जो वन में रहने वाले मृग, हाथी, ये सब नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं वर्षा काल का। उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके चित्रण को बताया जा रहा है, चित्र को शब्दों में बताया जा रहा है कि वन में किस प्रकार से उत्सव मनाते हैं लोग क्या मतलब जानवर, कि मोर जो है नाच रहा है, गा रहा है, मेढक तड़रा रहा है, हाथी जो है अपना सूर उठा करके चिंघार रहा है, नाच रहा है मयूरों के साथ, और बादल जो है इस तरह से नृत्य कर रहा है, माने भाग रहा है, तो कि यहाँ तो कि वहाँ, और कहीं कहीं ठहर भी रहा है। ऐसे मानो कि किसी शिखर पर, वो शिखर के ऊपर पर, यानी कि किसी पर्वत पर बैठ रहा हो और बैठ के बरस रहा है, फिर थोड़ी देर बैठ जा रहा है, कितनी देर आराम कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद जा रहा है, फिर बरस रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी के द्वारा लिखे गए रामायण से यह लिया गया पाठ है, और इसका इस प्रकार से राम लक्ष्मण को वर्षा के महत्व के बारे में बताते हैं। तो हमें आशा है कि आपने इसको भी लिख लिया होगा। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर मतलब कि 5वां टाइप का क्वेश्चन, जो कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, 8 प्रश्न लिखा हुआ है, लेकिन आपको उत्तर देना है 4 प्रश्नों का। एक प्रश्न 5 नंबर के, इसलिए 4 पंचे 20 नंबर का मार्क्स है। यानी कि 8 में से किसी भी 4 को उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यायालय दृश्यम पाठ के आधार पर चारुदत्त के चरित्र का चित्रण करें।
यानी न्यायालय दृष्टम पाठ में जो चारुदत्त के बारे में बताया गया है, उस आधार पर चारुदत्त के बारे में, चरित्र के बारे में बताना है। तो आप लिख सकते हैं यह पाठ यहाँ से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं, इस तरफ से मतलब कि आप किसी भी प्रकार से अपने वाक्यों को थोड़ा बढ़ाइए। तो हिंदी में लिखना है, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हिंदी में देना है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप अपना सोचिए, वाक्य बनाइए उसके ऊपर और इस टाइप से लिखिए। कम से कम 15 से 10 लाइन तो पक्का ही लिखिए। और लिख सकते हैं कि चारुदत्त जो कि एक दानशील और उदारशील दयालु ब्राह्मण व्यक्ति है, और इस टाइप से कि ये सब करता है, दान देने से फिर वो मतलब कि भिखारी टाइप के, गरीब टाइप के हो जाता है। एक बार राजा का साला जो कि सकार है, उस पर आरोप लगाता है कि उसने वसंत सेना नाम की एक गणिका यानी वेश्या का हत्या कर दिया है। और इस टाइप से मतलब कि अपना जो भी हम आपको पढ़ाए थे, मतलब कि हम इसलिए नहीं बता रहे थे कि वीडियो लंबा हो जाएगा, लिख के तो लाए नहीं है, अगर हम बताना बैठे हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि आप इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के संस्कृत कवियों का परिचय दे। हाँ, ये चैप्टर जो है बिहार से संस्कृत परंपरा से लिया गया है। कह रहा है कि बिहार के कवियों का, संस्कृत कवियों का परिचय दीजिए। तो बिहार में जो संस्कृत कवि हैं उनके बारे में लिखना है। तो आप देखे होंगे कि किन किन कवियों के बारे में उस चैप्टर में बताया गया है। 7वां नंबर चैप्टर में जैसे उदयनाचार्य जी हो गए, वात्सायन हो गए, अज्ञेय हो गए, कौटिल्य हो गए, गौतम हो गए, बाणभट्ट हो गए, और ये क्या नाम है इनका, परिजातहरण काव्य का लेखक कवि कर्णपुर हो गए। तो उनके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि महाकाव्य किसे कहते हैं। किन्हीं 5 महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखें। तो महाकाव्य के बारे में बताना, जैसे महाकाव्य रामायण हो गया, महाभारत हो गया और मेघदूतम हो गया। इस प्रकार से 5 महाकाव्य और उनके लेखक के बारे में बताना था। बस इतना ही करना था, आपको 5 नंबर मिल जाता। ठीक है, तो संस्कृत इतना आसान है। और अगला है कि सोमदत्त प्राप्ति कथा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कि सोमदत्त प्राप्ति कथा में जो सोमदत्त की प्राप्ति यानी कि सोमदत्त के जन्म के बारे में, उनके माता के बारे में, पिता के बारे में बताया गया है। तो उसका संक्षिप्त परिचय अपने शब्दों में देना था। अब तो आप लिख सकते थे जो मैंने बताया था उस टाइप से याद करके कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। आगे देखिए कि परोपकारः पाठ में किसी एक पद को शुद्ध लिख करके उसके अर्थ समझाइए। परोपकारः पाठ के किसी एक पद को लिख करके यहाँ पर उसका अर्थ समझाना था। ठीक है, इस प्रकार से। और व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चन आता है। मैंने व्याकरण से नहीं लिया था शायद अपने गेस्ट पेपर में, लेकिन आता है, बोर्ड में भी आता है, मैंने भी लिखा था। ठीक है, हाँ एक लिया था, उसका आंसर नहीं दिया था, संधि लिया था। और देखिए कहीं संधि आया भी होगा, नहीं संधि नहीं है, समास है। कि समास किसे कहते हैं तथा इसके भेदों को साधारण लिखें। उसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन कि वर्षा वर्णन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करें। यानी वर्षा वर्णन जो राम अपने भाई लक्ष्मण को माल्यवान पर्वत पर बताते हैं वर्षा के महत्व के बारे में, उस हिसाब से अपना लिखना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने बताया था। तो ये क्वेश्चन टकराया है और परोपकारः पाठ के एक लिखे हुए ये भी टकराया है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। और एक 8वां नंबर क्वेश्चन रहता है जो कि रहता है अपठित गद्यांश, जो कि आपके छमाही एग्जाम में भी पूछा है। अच्छा बात है, तो इस टाइप से अपना लिख सकते हैं। और हाँ, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसका वो पढ़ करके आंसर दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक हमने 12th क्लास संस्कृत के अर्धवार्षिक परीक्षा के सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर का आंसर सही दे दिया है, आपको समझा दिया है। और आपके जो मन में प्रश्न थे कि सर हमारे विद्यालय में पेपर नहीं आया, क्या करें, उसका भी आंसर दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा, चिंतित नहीं होइए। और एक बात, यहाँ पर पत्र नहीं पूछा है, एक ही चीज़ का कमी है कि पत्र नहीं पूछा, लेकिन बोर्ड में पूछेगा, बोर्ड में पत्र पूछेगा, 100% बोर्ड में पत्र पूछेगा। ठीक है, इसलिए तैयारी तो उसका भी करना है। अंत जिस समय जब आएगा तो हम आपको तैयारी करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अंत समय में हम आपको हर वो चीज़ देंगे जिससे आप संस्कृत में 4 के आइएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे आप उसको कमेंट में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा।